मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के कारण। यह सर्वमान्य है कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया, इसमें मराठों की पराजय हुई थी। इस पराजय में महाराष्ट्र का ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। इस पराजय का दोष किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं थोपा जा सकता, बल्कि इसके अनेक कारण रहे हैं जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं में बांट सकते हैं। पहला, हम लेंगे इसको राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में सबसे पहले आएगी मराठों की साम्राज्यवादी नीति। मराठों की साम्राज्यवादी नीति उनके पराजय के एक प्रमुख कारण थी। यह नीति बाजीराव के समय से प्रारंभ हुई थी, जिसको कि बालाजी बाजीराव ने जारी रखा और इसे इतना तूल दे दिया कि मराठों का एक स्थान पर अधिकार पूर्ण नहीं हो पाता था कि वह दूसरे स्थान पर धावा बोल देते थे। उसकी इस नीति के कारण राजस्थान में बड़े अनिर्णय की स्थिति रही और इसी अंतराल में उन्होंने दिल्ली पर दावा बोल दिया। तो मतलब कहने का मतलब वही है कि एक स्थान पर पूरी तरह से कब्जा नहीं हुआ और दूसरे स्थान पर कब्जा धावा बोल दिया। इसी तरह दिल्ली पर प्रभुत्व स्थापित जब कर लिया तो उनकी लालसा पंजाब तक पड़ गई, पंजाब को अधिकार में लेने की। तो पंजाब भी उनकी साम्राज्यवादी नीति का ग्रास बना। इस प्रकार लगातार युद्धों से उनको उनकी सैन्य शक्ति क्या हुई, दिन पर दिन क्षीण होती चली गई और जिससे उनके शत्रुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। और यही कारण है कि जब पानीपत का युद्ध हुआ तो पानीपत के युद्ध में मराठों को मित्र कम और शत्रु अधिक मिले और यही उनकी पराजय का कारण बना। दूसरा, राजपूताने के प्रति मराठों की अनुचित नीति। मराठों ने राजपूताना के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप जयसिंह के समय से ही, वो बाजीराव के समय से ही शुरू कर दिया था और बालाजी बाजीराव के समय ये हस्तक्षेप बहुत अधिक बन गया। बाजीराव ने जहाँ राजपूतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के साथ साथ उनको अपना मित्र बनाए रखता था, बालाजी बाजीराव उनको राजपूतों को अपना मित्र बनाए नहीं रख सका। उसने राजपूतों को नाराज़ कर दिया। ये तो भाग्यवश मिर्जा राजा जयसिंह का समर्थन मिलने की वजह से राजपूत नरेश खुलकर मराठों के विरोध में नहीं आ पा रहे थे। और इनमें राजस्थान में मराठों का जो मध्यस्थता करने का सिद्धांत था वो एक ही सिद्धांत पर आधारित था, धन के सिद्धांत पर, कि जहाँ से धन प्राप्ति होती वो उसी पक्ष के हो जाते थे। एवं उन्होंने इसके लिए उन्होंने राजपूतों के स्वाभिमान को भी ठेस पहुँचाई। इसलिए पानीपत के युद्ध में राजपूत मराठों का साथ नहीं दे पाए। तीसरा, रूहेलों को प्रसन्न करना। दिल्ली पर प्रभुत्व करने के बाद मुगल सम्राट के कहने पर 1754 ईस्वी में मराठों ने रूहेलों का कठोरता से दमन किया। उनका नेता नजीब खां, जो कि पहले मराठों से सिंपैथी रखता था, मराठों के पक्ष में था, उन्होंने उसको नाराज़ कर दिया। इसके अलावा नजीब खां को मीर बख्शी बनने का मराठों ने दिल्ली में विरोध किया और उसे उसके पद से हटाकर भगा दिया। इस तरह मराठों से सद्भावना रखने वाले नजीब खां इनका अहमद शाह अब्दाली का सहयोगी बन गया। इसी प्रकार शुजाउद्दौला को नाराज़ करना। शुजाउद्दौला भी मराठों के विरोधी नहीं था, किंतु मराठों ने मुग़ल सम्राट आलमगीर को अत्यधिक समर्थन देकर उसे नाराज़ कर दिया। यही कारण है कि युद्ध के समय उसने मराठों को न तो आर्थिक सहायता दी और ना ही रसद पहुंचाई। इसके विपरीत वह अब्दाली खेमे में चला गया और उसको अपने 20,000 के सैनिकों की सहायता प्रदान की। भरतपुर नरेश को नाराज़ करना। भरतपुर नरेश, जो कि मराठों का समर्थक था और भरतपुर का शासक सूरजमल जाट राज्य का निर्माता माना जाता था, वह मराठों के हिंदू पथ पातशाही के नारे का समर्थक था। उसने मराठों को सैनिक सहायता देने का भी वादा किया था, किंतु साथ ही वह उनकी विस्तारवादी नीति से भी आशंकित था। दूसरे, वह पानीपत के खुले मैदान में युद्ध करने का पक्षधर नहीं था, बल्कि उसने मराठों से ये कहा था
कि जो उनकी छापेमार युद्ध प्रणाली है उसी के आधार पर युद्ध करें, किंतु सदाशिव भाऊ ने उसकी सलाह नहीं मानी, जिसके कारण मरवाठों को उसने केवल खाद्य सामग्री प्रदान की। इसी प्रकार अगला पॉइंट लेंगे हम, उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा। भाऊ पंजाब पर अधिकार करना चाहता था, किंतु उत्तर पश्चिमी के आक्रमणों से रक्षा किस प्रकार करनी है वह यह नहीं जानता था। इसलिए उसने लाहौर का प्रशासन अदीना बेग को सौंपकर स्वयं दिल्ली आ गया था। वह पंजाब के महत्व को नहीं समझ सका था। बाद में अब्दाली के सेनापति ने लाहौर पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। अतः उत्तर पश्चिमी सीमा की समुचित सुरक्षा व्यवस्था न रखना भी मराठों की पराजय का प्रमुख कारण बना। अगला पॉइंट लेंगे हम, मुगल दरबार में अनुचित हस्तक्षेप। मुगल दरबार में अनुचित हस्तक्षेप भी मराठों की पराजय का कारण बना। उसका कारण क्या था कि मुगल सम्राट अति निर्बल हो चुके थे और वे अपनी सुरक्षा हेतु निरंतर मराठों से सैनिक सहायता की याचना करते रहते थे। मुगल दरबार में गुटबंदियाँ बहुत अधिक बढ़ गई थी। जो मुगल सम्राट थे वो अमीरों के हाथों की कठपुतली बने रह गए थे कि उनके इशारों पर ही मुगल दरबार में मुगल सुल्तान को बदल दिया जाता था। और ये गुटबंदी इस हद तक हो गई कि जिसके कारण मराठों ने मुगल सम्राट व अमीर दोनों को ही अपना विरोधी बना लिया और वे सब दिखाने के लिए मराठों के समर्थक बने रहे, किंतु अंदर से अब्दाली के समर्थक बन गए। शाहू की मृत्यु। छत्रपति शाहू की मृत्यु भी मराठों की पराजय का एक कारण बनी, क्योंकि 1749 में जब शाहू की मृत्यु हुई उससे पहले उसने अपने जीवन काल में पेशवा पर चाहे वास्तविक नियंत्रण नहीं था, किंतु इतना नियंत्रण रखा था जिससे कि वो अपने सिद्धांतों की रक्षा करता था। उसकी मृत्यु के बाद ताराबाई का पौत्र राम राजा छत्रपति बना, किंतु उसका प्रभाव केवल सतारा तक ही सीमित रहा। इसीलिए बालाजी बाजीराव ने अनियंत्रित होकर प्रशासनिक व सैनिक परिवर्तन किए थे, जिसके कारण उसके कई मराठा सरदार भी उससे नाराज हो गए। शाहू की मृत्यु के बाद बालाजी ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जो कि मराठों की पराजय का कारण बनी। दूसरा हम लेंगे राजनीतिक कारणों के बाद सैनिक कारण। सैनिक कारण में मराठों द्वारा परंपरागत युद्ध प्रणाली का त्याग करना। शिवाजी के समय से मराठों ने छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया था और इसी युद्ध पद्धति से उन्होंने औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए थे। औरंगजेब को दक्षिण में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, या 25 साल तक वो दक्षिण के युद्धों में उलझता रहा। बाजीराव पेशवा बाजीराव तक इसी प्रणाली से युद्ध करते रहे। बालाजी बाजीराव ने खुले मैदान में युद्ध किया। सूरजमल का भी सदाशिव भाऊ से इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। मराठे जो कि छापामार युद्ध प्रणाली में पारंगत थे, किंतु खुले मैदान में उनको युद्ध का बहुत अधिक अनुभव नहीं था, इसलिए वो अहमद शाह अब्दाली से पराजित हुए। दूसरा, मराठा सैनिकों का मुगल सैनिकों का अनुकरण करना। मुगल सैनिकों के अनुकरण से तात्पर्य है कि जिस प्रकार मुगल सैनिक युद्ध में अपनी स्त्रियों को और रखेलों को साथ ले जाते थे, उसी तरह मराठा सैनिकों ने भी मुगल सैनिकों की भांति अपनी स्त्रियों एवं रखेलों को अपने साथ ले गए, जिससे जिनकी भोजन व्यवस्था करना सरल कार्य नहीं था। 14 जनवरी 1761 को लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध को मराठों को इसीलिए आरंभ करना पड़ा क्योंकि उनके यहाँ खाद्य सामग्री का अभाव हो गया था, इसीलिए वो युद्ध करने को विवश हुए। क्योंकि मराठा सैनिकों के साथ उनके स्त्री और बच्चे भी भूखे मर रहे थे, अतः रसद सामग्री के अभाव में उन्हें शीघ्र युद्ध करने के लिए विवश होना पड़ा, जो कि उनकी पराजय का कारण बना। तीसरा, मराठा सैनिकों में अनुशासन का अभाव। मराठों की कोई स्थायी सेना नहीं थी, बल्कि उनकी स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के सैनिक थे। अस्थायी सैनिक युद्ध के समय अपने अश्व एवं शस्त्र
स्वयं लाते थे, वे केवल लूट के माल में हिस्सा बांटने के उद्देश्य से आते थे। उनमें ऐसे सैनिकों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और वे अनुशासित भी नहीं थे। इसके अतिरिक्त मराठा सेना नायकों में भी मतभेद काफ़ी उभर कर आए थे और जिसके कारण वो आपस में एक और अनुशासित नहीं रह पाए थे। दूसरी ओर अफ़गान सेना एक ही सेनापति अब्दाली के आदेश को अल्लाह का फरमान समझती थी और वो मराठों की सेना से अधिक अनुशासित थी और अपने नायक के कहने पर चलती थी। इसीलिए एक अनुशासित सेना के सामने एक बिना अनुशासित सेना अधिक समय तक नहीं रुक सकती। अगला पॉइंट, अब्दाली की सेना का मराठा सैनिकों से अधिक सुसज्जित होना। अनुशासन के अलावा अब्दाली की सेना भाऊ की सेना से अधिक शक्तिशाली थी। उसकी सेना में 40,000 अश्वारोही व 40,000 पैदल सैनिक थे। इनमें से 30,000 अश्वारोही और 10,000 पैदल सैनिक अफ़गान सैनिक थे जो कि राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थे। अतः जब मराठा सेना की विजय से अफ़गान सैनिक पलायन करने लगे तो अब्दाली के वजीर ने सेना से कहा था कि अपना मुल्क दूर है, भागकर कहाँ तक जाओगे, जिसके कारण अफ़गान सैनिकों में विजय का दृढ़ निश्चित करके पुनः युद्ध में जुट गए। दूसरी ओर भाऊ की सेना में 55,000 अश्वारोही और 15,000 सैनिक थे। इनमें इब्राहिम खां के 9,000 अनुशासित सैनिक भी थे, किंतु वो हर मायने में अब्दाली की सेना से कम शक्तिशाली थे। इस प्रकार स्पष्ट है संख्या व वीरता की दृष्टि से अब्दाली की सेना भाऊ की सेना से हर दिशा में अच्छी थी और यही मराठों की पराजय और अब्दाली की विजय का कारण बना। युद्ध स्थल की मोर्चेबंदी। पानीपत के मैदान में मोर्चेबंदी ठीक उसी प्रकार की हुई थी जिस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर की मध्य हुई थी और ये मोर्चेबंदी भी मराठों की पराजय का प्रमुख कारण बनी। इब्राहिम खां अब्दाली की सेना को अधिक समय तक भूखों मारना चाहता था, किंतु उल्टा यह दशा किसकी हो गई, मराठा सैनिकों की हो गई, क्योंकि उनके अपने साथ किनको लाए थे, अपनी औरतों को और रखेलों को, बच्चों को लाए थे। उनके यहाँ खाद्य सामग्री जल्दी ख़त्म हो गई। मराठा सैनिकों की मोर्चेबंदी कई प्रकार से की गई थी। असैनिक सैनिकों के लिए रचनात्मक व्यूह रचना की गई। सैनिकों को चारों ओर से खाइयाँ खोदी गई। भाऊ ने अब्दाली का संबंध विच्छेद करने का प्रयास किया, किंतु इसमें वह असफल रहा, जबकि अब्दाली ने भाऊ की सेना का दिल्ली से संबंध विच्छेद कर दिया था और उसके चारों ओर से घेर लिया था और अपने शिविर को यमुना किनारे लाया, जिससे उसे पानी और रसद की उपलब्धता बड़ी आसान हो गई। अतः जब मराठों की सेना भूखे मरने लगी तो उन्हें युद्ध प्रारंभ करना पड़ा और ये युद्ध प्रारंभ करना ही उनकी पराजय का प्रमुख कारण बना। अगला हम लेंगे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। इस युद्ध में पराजय के लिए मराठा सेना नायकों के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। वास्तव में मराठा में कोई एक सेना नायक नहीं था। होलकर व सिंधिया अपने अलग अलग विचार रखते थे। सदाशिव भाऊ को उत्तरी भारत की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं था। पेशवा ने उन पर नियंत्रण के लिए अपने पुत्र विश्वासराव को भेजा था। इस पराजय के लिए भाऊ को उत्तरदायी माना जाता है। उसने सेना के साथ स्त्री और बच्चों को लिया था, जिससे खाद्य सामग्री शीघ्र समाप्त हो गई। दूसरे, उसने युद्ध के बीच में अपनी व्यूह रचना में परिवर्तन कर दिया, जो कि मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ। तीसरा, विश्वासराव की मृत्यु होने पर वह अपना आपा खो बैठा और जिसकी वजह से मराठों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। अक्टूबर 1760 में जब दोनों सेनाएं आमने सामने थी, अगर भाऊ ने तत्काल उसी समय अब्दाली पर आक्रमण कर दिया होता तो शायद मराठों की पराजय नहीं होती। अतः उन पर आक्रमण न करना भी भाऊ की बहुत बड़ी भूल थी। इसके अतिरिक्त भाऊ के अतिरिक्त मल्लावराव होलकर भी इस युद्ध में पराजय के लिए उत्तरदायी थे, क्योंकि नजीब खां के आक्रमण को रोकने में वह असफल रहे। इसके अतिरिक्त उसने युद्ध भूमि से भागकर अपनी निर्बलता को सिद्ध कर दिया था। अगला लेंगे हम आर्थिक कारण। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के महाविनाश के साथ संपन्न हुआ। इस विनाश के लिए मराठों की दयनीय आर्थिक अवस्था भी एक कारण थी। मराठों की आय का प्रमुख साधन
सरदेशों की और चौथ था, जो कि मराठों की शोषण की मनोवृत्ति का परिचायक था। साथ ही इसके पीछे राजनीतिक प्रभुत्व की छाया थी। इन दो करों को वसूलने के लिए मराठाओं को निरंतर युद्ध करने पड़ते थे, जिसके कारण मराठे शासक व जनता दोनों का खूब भाजन बन जाते थे। बालाजी बाजीराव ने इस हेतु उत्तरी भारत में 5 बार आक्रमण किया। राजपूत शासक मराठों के दुश्मन बन गए, जिनके दमन हेतु उन्हें काफ़ी धन शक्ति का व्यय करना पड़ा। धन के अभाव में ही भाऊ खास सामग्री नहीं जुटा सका था, अतः मराठा सैनिकों की भूखे युद्ध में उतरे और वे विनाश को प्राप्त हुए। इस प्रकार हमने देखा कि मराठों की पराजय के जो कारण थे, उसके लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था, बल्कि सभी कारण अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।